चलिए हाँ स्टार्ट। चलिए हम लोग कर लिए थे भारतीय संविधान सभा कर लिए थे, हल्का रिवीजन कर लेते हैं। सुनिए, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1940 को। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1940 को दूसरा बैठक हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। फिर 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। फिर इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक ना, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, और उसके बाद एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जनवरी 1947 को, ये तो हो गया था ये क्वेश्चन। 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, ठीक ना, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को। इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णास्वामी रामास्वामी, कृष्णास्वामी रामास्वामी, ठीक ना, कृष्णास्वामी रामास्वामी। और उसके बाद हो गया कन्हैया लाल के एम मुंशी। और उसके बाद हो गया टी एन माधवराव और टी कृष्णाचारी। और एक मुस्लिम है मोहम्मद सदातुल्ला। और एक हो गया भीमराव अंबेडकर। ठीक ना, ये हो गया। और उसके बाद जो है ना, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संविधान बन उनके तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन 15 अनुच्छेद जो है ना लागू किया गया था। कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद। कौन कौन अनुच्छेद? 15, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक ना। उसके बाद हो गया अनुच्छेद 60, 324, बोलिएगा ना, बीच में नहीं बोलिए। 324, 366, 367, 389, 388, 389, 391, 392 और 393, ठीक ना। हाँ सॉरी, यहाँ से 379, 380, 388, 391, 392, 393, ठीक ना। वो हमेशा जो है ना 379 और 379 की जगह हो जाता है आगे, ठीक ना। 379 और उसके बाद 379 और 380, फिर 88, फिर 91, 92, 93, ये है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। चलिए एक बार फ्रेश से बता देते हैं। 5 से 9 तक, 5 से 9, फिर हो गया अनुच्छेद 60, फिर अनुच्छेद 324, फिर 366, फिर 367, ये हो गया कंटिन्यू। फिर 379, फिर 380, फिर 388, फिर 391, 92 और 93, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। चैप्टर 3 होगा। चलिए निकालिए चैप्टर 3 और जो बात बोलेंगे। चलिए, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। तो बताइए, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? नेहरू जी ने। किसने पेश किया था? नेहरू जी ने। किसने पेश किया था? नेहरू जी ने। चलिए, अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? हम भारत के लोग, इसको पढ़िएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो 1 नंबर पे, यहाँ 1 नंबर लिखिए, 1 नंबर लिखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 1 नंबर लिखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 2 नंबर में समाजवादी। 2 नंबर में क्या आएगा? समाजवादी। तो 1 नंबर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 नंबर में समाजवादी, 3 नंबर में पंथ निरपेक्ष, 3 नंबर में पंथ निरपेक्ष, 4 नंबर में लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 4 नंबर में लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो सुन लीजिए, हम भारत के लोग भारत को 1 नंबर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर 2 नंबर पे समाजवादी, 3 नंबर पे
पंथ निरपेक्ष, 3 नंबर पे पंथ निरपेक्ष, 4 नंबर पे लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर काहे कर रहे हैं भैया, ध्यान से सुनिए। एग्जाम में इसको सजाने के लिए पूछ देता है, बात समझे, एग्जाम में सजाने के लिए पूछा जाता है, ठीक ना, इसीलिए तो याद रखिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 1 नंबर में हुआ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 नंबर में हो गया समाजवादी, 2 नंबर में समाजवादी, 3 नंबर में पंथ निरपेक्ष। कभी कभी पंथ निरपेक्ष की जगह धर्म निरपेक्ष भी मिलेगा, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक ही है, ठीक ना, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक ही है। और 4 नंबर में क्या आएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य, 4 नंबर में क्या आएगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस चीज से याद रखना है आप लोग को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक ना, तथा उसके समस्त नागरिकों को। याद हो गया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 1 नंबर में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 नंबर में समाजवादी, 3 नंबर में पंथ निरपेक्ष, 4 नंबर में लोकतांत्रिक गणराज्य, 4 नंबर में लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए आगे बढ़िए। और उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया है, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया है, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़िए। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा जानते हैं ना आप लोग। देखिए बहुत जगह हम लोग पूरा प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रस्तावना से कैसे क्वेश्चन पूछता है ये पता नहीं रहता स्टूडेंट को। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार के। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार के। अब ये पूछ दे कौन कौन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीति कौन कौन न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीति कौन कौन न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, बताइएगा। हमारे अगला क्वेश्चन, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार के, गिन लीजिए, 5 प्रकार के। स्वतंत्रता कितने प्रकार के, 5। स्वतंत्रता कितने प्रकार के भैया, स्वतंत्रता कितने प्रकार, कितने प्रकार के स्वतंत्रता, कौन कौन, विचार, देखिए तो स्वतंत्रता है हमको विचार, हम कोई भी विचार को अपना सकते हैं, स्वतंत्र हैं हम अपने विचार को अपनाने के लिए। पूंजीवादी विचारधारा अपनाएं या समाजवादी विचारधारा अपनाएं, कोई भी विचारधारा हम अपना सकते हैं, आस्तिक होएं या नास्तिक होएं, कुछ भी होएं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिव्यक्ति, हम अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, ठीक ना। अब हम विश्वास रख सकते हैं, ठीक ना, हम अपना विश्वास है कुछ में, हम नेहरू जी में विश्वास रखें, जिन्ना में विश्वास रखें हैं, अम्बेडकर में विश्वास रखें, गांधी में विश्वास रखें, शंकर में विश्वास रखें, बात समझे, गोडसे में विश्वास रखें हैं, अपना मन, बात समझे, शिव को माने, पार्वती को माने, गुरुदेव को माने, गुरु नानक को माने, या किसी को न माने, ठीक ना, ये अपना मत है, ठीक ना। लेकिन हम लोग इंडियन हैं तो सनातन धर्म को माने। चलिए, धर्म और उपासना, उपासना मतलब पूजा, ठीक ना, की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना। तो 2 को तो एक ही साथ हो जाएगा, धर्म के साथ क्या आ जाएगा, उपासना, धर्म के साथ आ जाएगा उपासना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, ठीक ना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो गया, 5 प्रकार के। न्याय कौन, कितने प्रकार के, 3, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। अगला है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो समानता कितने प्रकार की, समता कितने प्रकार की, समता को कहते हैं समानता, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। समानता कितने प्रकार के, समानता कितने प्रकार के, कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर। समानता कितने प्रकार के, कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर। समानता कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर। समानता कितने प्रकार के, कौन कौन, समानता और अवसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या बोले, अच्छा समानता तो ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता, ये सब कुछ नहीं है। अगला लाइन देखिए, तारीख 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना, एकत्र द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और
आत्मपित कहते हैं। तो संविधान को एक क्वेश्चन पूछता है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। चलिए देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। और संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को, ठीक ना। आर्टिकल 32 को कहते हैं संविधान की आत्मा। संविधान की पूंजी बोलेगा तो, संविधान की कुंजी बोलेगा तो प्रस्तावना, संविधान की कुंजी बोलेगा तो प्रस्तावना, संविधान की कुंजी बोलेगा तो प्रस्तावना। अब आगे बढ़िए, एक आप लोग एक आइए, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता है। देखिए मिला, चौथा पॉइंट होगा। एक पचमा तीर का निशान, पचमा तीर के निशान पर जाइए, तो जाइए। ऐसे एक चौथा भी देख लीजिए, प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, ठीक, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित कहते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता है, ठीक ना। तो अंगीकृत, अधिनियमित कब क्या है? 26 नवंबर 1949 को। कब क्या है? 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस लाइन को अच्छा से देखिए, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, यानी कि इस प्रस्तावना को हम न्यायालय में नहीं लेके जा सकते हैं। ये कौन सा केस में बोला गया है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के केस में ये घोषित किया गया है कि यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना को अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत में की सहायता नहीं ले सकते हैं। सुनिए, पहले इसको ध्यान से समझिए, क्या बोला गया है? यदि कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। ये भारत सरकार बनाम मदन गोपाल 1957 के केस में बोला है। अगर कोई व्यक्ति प्रस्तावना की अवहेलना करता है, प्रस्तावना को नहीं मानता है, तो हम कोर्ट में, अदालत में नहीं जा सकते हैं। किस केस में कहा है? मदन गोपाल वर्सेस भारत सरकार की केस 1957 में। क्या बोला? लाइन सुनिए पहले, हम एक बार फिर से बोलते हैं। होने वाले नहीं होने वाले के बीच में एक मार्मिक का अंतर रहता है। जो तैयारी करता है, जो जॉब लेता है, और जो बैठ के प्रवचन देता है मेरे तरह, ठीक ना, उसके और उसमें एक बाल के बराबर अंतर आता है। जरा समझें, दोनों की इंटेलिजेंसी में कोई अंतर नहीं, बात समझें, एक हल्का सा अंतर है। तो ये सब छोटा छोटा बात जो अभी हम बताएंगे ना, जो आप यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए। तो एग्जामिनर का पहला और आखिरी लक्ष्य क्या रहता है? जो पढ़ा है उसको कंपटीशन से भगाओ, जो जानता है उसको हटाओ, जो तनी का कम जानता है तो ऐसा ही हट गया। जो एकदम कांटे का टक्कर दे रहा है, एकदम बोना फाइट है, तू शेर है तो हम भी सवा शेर हैं, जैसे उसेन बोल्ट। और सेकंड टॉपर और फर्स्ट टॉपर में कितना का 0.1 सेकंड का अंतर आता है। देखिएगा रिकॉर्ड, उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड देखिएगा। तो वही बात है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, आपको क्या करेगा? आप पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं, लेकिन इस सब क्वेश्चन में आपको क्या करेगा? फंसाएगा। कहेगा आ बैल तू मुझे मार बनाओ, और जाकर निगेटिव होके घर में बैठो, फिर 5 साल तैयारी करो। बात समझे? सही बात है, सत्य बात है, जो आप लोग जानते हैं। नहीं तो देखिएगा, आप लोग कोई भी पेपर उलट के देख लीजिएगा, ठीक ना। अगर आप निगेटिव गलती नहीं किए, आपसे इजी जानता है तो सब जानता है, नहीं तो कोई नहीं जानता है। सिंपल सा एक ही पढ़ रहा है। अगर कोई पेपर एग्जाम में क्वेश्चन जान रहा है तो सब कोई जान रहा है, नहीं तो वो क्वेश्चन को कोई नहीं जान रहा है। तो आप एग्जाम से बाहर कब होइएगा? इजी क्वेश्चन को गलत करके। कौन सा क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन। तो हमको बचाना है। एक बार भागलपुर में सेमिनार हुआ था, ठीक ना। वहाँ आया था पूरा भागलपुर जिला के जितना भी IAS थे और PCS अधिकारी थे, सारे आया था। तो एक सर बोले थे, उस नाथनगर का उस समय वीडियो था, वो सर बोले थे, आज तक हम जो है ना, हम बहुत ज़्यादा नहीं में हमको नॉलेज है। साफ बोले सर, हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आज तक एक भी एग्ज़ाम का PT ऐसा नहीं हुआ है जो नहीं निकला है। हर एग्ज़ाम का PT निकला है। बस रहते हमसे एक भी इजी क्वेश्चन गलत नहीं होता था। जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो हमसे एक भी गलत नहीं होता था। हर एग्ज़ाम का हम रिजल्ट दिए हैं। बात एकदम सही है। और नॉलेज नहीं है तो मतलब
वहाँ तक पहुँचा कैसे। लेकिन उसका कहने का मतलब है ऐसा नहीं जी हमको बहुत ज़्यादा जो है ना, हम मेंस का तैयारी किया था, पीटी का हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, बस समझे, एक ने हर चीज़ पढ़ रहे हैं। तो आपको एवरेज क्वेश्चन हमेशा जो है ना दिमाग में रखना है। कौन सा क्वेश्चन? आपने ईंटा पत्थर की ओर मत भागिए, बस समझे। हम लोग को मालूम है, जैसे अभी है, अभी जो है फिजिक्स का है, आविष्कार का पूछता है, देखिएगा तो है, आविष्कार नहीं पूछता है। अब समय खत्म हो गया, आप 24 घंटा में 32 घंटा उसको रट रहे हैं, क्या मतलब है? बस समझे। आप कोई उसको पढ़ के नहीं जाएगा फिर भी आएगा। तो एक उस प्रेजेंट समय में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये भी अब रेलवे में कोई जाएगा जिसको कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका कहानी खत्म हो जाएगा। रेलवे में अब रट्टा खत्म हो गया। इस आज से 5 साल पहले रेलवे में अपने खून, कुछ दिमाग है या नहीं रहे, खून के दम पर नौकरी लेता था, खून के, हाँ, रट के। लेकिन अब वहाँ क्या है, हाँ, कॉन्सेप्ट आ गया। तो हर समय एग्जाम का ट्रेंड होता है, जैसे ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हुआ है, ये इतना बढ़िया से क्वेश्चन पूछेगा, आप बनाने जाइएगा, लगेगा हम जाने, लेकिन निगेटिव करके आ जाइएगा। तो हमेशा पढ़ने के समय जब आपका तैयारी एक स्तर पर हो जाए, ठीक ना, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बचाना है। ये नहीं करना है जो हम तैयारी को मतलब आन मुन जतरा पढ़ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जो तैयारी करके रखें उसको बचा के रखना, अपनी कुनपा को जो है ना, अपनी जो संपत्ति है उसको बचा के रखिए, ठीक ना। उसको बार बार पढ़ के, इजी क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। आपका तैयारी हो जाने के बाद नहीं होगा तो कोरा कागज़ में लिख दीजिए, दीवार में चिपका दीजिए। मेरे बाद आप घर आइएगा, कहिएगा हाई क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, एगो गलती कर दें, इसी वजह से नहीं हुआ है। अगर एक स्तर पे तैयारी हो जाएगा तो, नहीं तो मेरा बात लिख लीजिए कोई कोरा कागज़ में और दीवार में साट दीजिएगा, बस समझे। अगर नहीं होने और नहीं होने वाला का बस एक ही अंतर है, वो इजी क्वेश्चन सही हो गया उससे, और आप एगो इजी क्वेश्चन गलत करके आ गए हैं। तो चलिए, तो ये सब क्वेश्चन उसी में आता है। तो क्या बोला है, कौन सा है, मदन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार और मदन गोपाल केस हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। तो कोर्ट क्या निर्णय दिया? प्रस्तावना के लिए कोई भी प्रस्तावना की अवहेलना होता है तो कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा, बस समझे। ये कौन सा केस हुआ? मदन गोपाल वर्सेस भारत सरकार। कब? 1957। याद कीजिए कहाँ से चलते आ रहा है, 1957 से। अगला केस, आगे बढ़िए। ये केस में थोड़ा सा स्टार लगाइएगा। अगला केस में बेरूवादी यूनियनवाद, ठीक ना, 1960। बेरूवादी यूनियनवाद वर्सेस सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है, समझिए। और आगे पढ़िए, इसी लाइन को आगे पढ़िए। बेरूवादीवाद में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना में संविधान का अंग नहीं माना। बेरूवादीवाद में क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट? इस लाइन को याद रखना है। बेरूवादीवाद में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये केस कब हुआ था? 1960 में। 1957 में कौन सा केस हुआ? मदन गोपाल केस। 1957 में कौन सा केस है? मदन गोपाल। 1960 में कौन है? बेरूवादीवाद। 1960 में कौन है? बेरूवादी। 1960 में क्या बोला है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1960 में क्या बोला? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक ना। परंतु आगे क्या कहता है? परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो केरल राज्य बराबर छोड़ दीजिए, आगे आइए, अगला तीर का निशान पे जाइए। केशवानंद भारती वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। अब समझ लो, अब इनको हम कंक्लूड करते हैं। अब तीनों केस को कंक्लूड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। लाइन क्या कहते हैं, स्टार लगवा देना। हाँ, देखिए ये जो है केस केशवानंद भारती का 2 लाइन है। एक लाइन में स्टेट वाला है, तो दूसरा लाइन जो है केशवानंद भारती का सुप्रीम कोर्ट वाला, उसमें आप अंडरलाइन कीजिए। दूसरा लाइन में केशवानंद भारती में ही सर्वोच्च न्यायालय वाला में एगो है केरल राज्य से और एगो है सर्वोच्च न्यायालय। तो आप समझिए, अब किताब को छोड़ दीजिए, यहाँ समझिए ध्यान से, किताब को छोड़ दीजिए। पहला केस होता है मदन गोपाल से, भारत सरकार और मदन गोपाल से केस होता है 1957 में। इस केस में कहा जाता है
अगर कोई प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो कोर्ट नहीं जाएगा, कोर्ट में जा सकते हैं, प्रस्तावना की अवहेलना होने पे कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक, फिर आता है वेरुवादू केस। वेरुवादी केस, तो वेरुवादू केस कब आता है? 1960 में। वेरुवादू केस में तो इस प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना, संविधान का अंग ही नहीं माना। वेरुवादू केस में संविधान का अंग नहीं माना। 1960 खत्म हो गया। पहला बोला हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, और दूसरा बोला ये संविधान का हिस्से नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्से नहीं है। अब आता है केशवानंद भारती, जो कि पूरा संविधान को हिला कर रख दिया, अभी तक हिला के रखा है। अभी कोई भी केस आता है ना तुरंत उसमें देता है केशवानंद भारती का स्टेटमेंट लगा देता है। तो केशवानंद भारती केरल राज्य में हुआ। केशवानंद भारती जो है ना एक पुजारी था, मंदिर का क्या था? पुजारी था। केरल राज्य में केस हुआ, कहाँ? केरल राज्य में। जब हाई कोर्ट में केस खारिज हुआ तो कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में। केरल से कहाँ गया? केरल के हाई कोर्ट से उसके बाद कहाँ गया केस? सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया केशवानंद भारती, कब? 1973 में। कब है? 1973 में। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट का कहा जो हाँ प्रस्तावना में संशोधन हम कर सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचा में उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उसका जो बेसिक ढांचा है, जैसे आप बोलिए, हम बोलें क्या ये मकान में थोड़ा सा हम परिवर्तन करना चाहते हैं, बोले हाँ आप परिवर्तन कीजिए, लेकिन जो मकान का जो ढांचा है, बेसिक ढांचा है, जो पिलर जहाँ है वो सब रहने दीजिए, पिलर हुए को हाँ नहीं कीजिए। आप पेंट उंट कर लीजिए, आप झूमर उमर लगा लीजिए, ये सब कर लीजिए, पॉलिश वगैरह कर लीजिए, लेकिन आप ये नहीं कहिए हाई देवलवा को तोड़ कर हम इन्हें लगा लें। हम मकान मालिक हैं, आप लोग हम इसको जो है ना बढ़िया सजाना चाहते हैं, सजाइए। अब कोई कहेगा हाई देवला तो इधर कर देते तो ठीक था, करने वो तो बेसिक ढांचा में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। बस समझे? तो बेसिक ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं करना है। बात समझे? तो केशवानंद भारती में क्या बोला, जो प्रस्तावना में क्या हो सकता है? परिवर्तन, संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। बात समझे? तो ये केस अभी तक फेमस केस है। तो केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में फैसला आया था। कब आया था फैसला? 1900। क्या बोला इसमें? क्या बोला? हाँ, बेसिक प्रस्तावना की बेसिक ढांचा में परिवर्तन किए बिना प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। अगला लाइन जाइए, अगला लाइन में प्रस्तावना में संशोधन किया है, ठीक ना। अगला लाइन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है, कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 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 समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक ना। अब अगला जो है रिवीजन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। पहले ही बता दें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समझे? और कितने प्रकार की समता है? 2 प्रकार। कौन? प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की, ठीक ना। चलिए, और एक बात, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारत का संविधान। किसका संविधान है? भारत का। और सब लिखित संविधान की अवधारणा किसने दिया है? फ्रांस। किसकी देन है? लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है? फ्रांस की। लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है? फ्रांस की। लिखित संविधान की अवधारणा किसकी देन है? फ्रांस की। अगला लाइन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। सबसे ऊपर कौन है? संविधान। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? संविधान। भारत, देखो यहाँ हर लाइन से क्वेश्चन है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत की संविधान
अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है, पावर कहाँ से प्राप्त करता है, भारत की जनता से। तो भारत का संविधान किसमें निहित है, भारत की। ये सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, ए बबुआ ये सब इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, ये सब क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। भारत का संविधान को पावर कहाँ से मिलता है, भारत की, हाँ। इसलिए पहले लाइन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल, हम भारत के लोग, याद रखें, यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। देखिए, भारतीय संविधान का आधा से ज़्यादा अनुच्छेद किसका है, भारत शासन अधिनियम 1935 का है। बस समझे कि नहीं। चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट प्रस्तावना। टाइम कितना हुआ, हाँ 3:20। चलिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स निकाल लीजिए, फिर रहने देते हैं, आज बहुत लाइन भी नहीं है, हाँ रहने देते हैं आज, लाइन भी नहीं है थोड़ा सा, हाँ चलिए, हाँ तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है जिंदगी के नाके दम कर दे, जब तक नया कल सुनाएंगे।